हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब सेंटर। दोस्तों, आज तक हमने सेट संख्या 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां से वीडियो देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं सेट संख्या 4। तो ये शुरू करते हैं। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है कृपया वह लाइक कर दे, और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगी। तो आइए देखते हैं अगला आवाज़ सर जी का। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि थोड़ा सा पेन भी पतला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ओके, तो यह प्रदान किए थे 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था। किसके बीच? इलाहाबाद के संधि हुआ था। और यह किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसके बाद जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो किसको? अंग्रेजों को मिल गई थी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? अब देखिए, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार जो है वह क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोदास पाल जो थे 1861 ईस्वी में हिंदू पेट्रियट जो समाचार पत्र था उसके संपादक ये बने थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? सर्वप्रथम सतारा राज्य का विलय हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में यह विलय हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय व्यापक सिद्धांत के तहत। ठीक, सबसे पहले यानी हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको? सतारा को 1848 में शामिल किया गया था। 1849 में किसको? जैतपुर को। 1849 में जैतपुर, साथ में संबलपुर को भी, किसको? संबलपुर को भी शामिल किया गया था। 1850 में बघाट को, 1850 में किसको? बघाट को शामिल किया गया था। ठीक है। झांसी को कब शामिल किया गया था? 1853 में। नागपुर को कब शामिल किया गया था? 1854 में। और अवध को तो ये जो है सुशासन के आरोप लगाकर इसको शामिल कर लिया गया था, हड़प लिया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? यह लिखा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला था? तो ये जो आंदोलन में, किस आंदोलन से पहले गांधी जी बोले थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किए थे, किससे? इरविन से। लेकिन गांधी इरविन समझौता में इसको इरविन ने, लॉर्ड इरविन जो थे उस समय के वायसराय, इसको नजरअंदाज कर दिए और गांधी से समझौता भी हो गया। और फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी ले लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर ये बोले थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरुआत हुआ था? तो अगर आप देखेंगे तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़े थे। और 6 अप्रैल से ही इन्होंने 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत भी किए थे। जो दांडी यात्रा हुआ था यह 24 दिन का हुआ था। और इसमें जो है यह साबरमती आश्रम से दांडी तक जाकर नमक कानून को तोड़े थे। सेम तमिलनाडु में भी चला था। तमिलनाडु में किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा चलाया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था तमिलनाडु में, जो कि गांधीवादी नेता थे। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जियात्रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जियात्रंग आंदोलन का प्रारंभ मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में। और यह किसके द्वारा? यदु नाग के द्वारा इसको आंदोलन को शुरुआत किया गया था। जो एक कब शुरुआत किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही शुरुआत किया गया था यादव नाग के द्वारा। लेकिन बाद में जो यादव नाग की चचेरी बहन थी गौडेनिल्यू, इनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गौडी नेल्यू। और इन्हीं को रानी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? साइंटिफिक सोसाइटी का गठन जो 1872 में वह मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस संघ के सदस्य कौन कौन थे? मनिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिज नंदन प्रसाद, ये सब इसके सदस्य थे इस संघ के। नेक्स्ट है,
हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं हुमायूं का युद्ध कौन कौन सा लड़ा गया था। हुमायूं के युद्ध सबसे पहले देवरा का युद्ध जो लड़ा गया था 1531 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। फिर कनौज का युद्ध लड़ा गया था जिसको हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं 1540 ईस्वी में। और अंतिम में जो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था इसके द्वारा सरहिंद का लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें जो सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने फिर से मुगल सत्ता का स्थापना कर दिया था फिर से दोबारा से। क्योंकि 1540 का जो लड़ाई हुआ था कनौज या बिलीग्राम का युद्ध, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था और भारत से भगा दिया था। और अफगान शासन का स्थापना किया था शेर शाह सूरी ने। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? इसका जो संकलन किया गया था किसके द्वारा, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें जो सिखों के 6 गुरु हैं इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, कौन गुरु थे? पांचवें गुरु थे। फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? तो यह कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा से मिला है। क्योंकि धौलावीरा में एक विशाल जलाशय मिला है जिसमें लगभग 2,50,000 जो 2,50,000 घन मीटर जल संग्रहित किया जा सकता था। तो इतना सारा जल को संग्रहित करने के लिए एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था होना चाहिए। तो यह धौलावीरा में ही था, हड़प्पा स्थल में, ठीक है, याद रखिएगा। धौलावीरा हड़प्पा स्थल का एकमात्र जगह है जो 3 भागों में विभाजित है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा धौलावीरा से। नेक्स्ट है, चलिए ठीक है। लोथल से बंदरगाह मिला था, ये फैक्ट याद रखिएगा। कालीबंगा मतलब काली चूड़ी का साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है। आलमगीरपुर जो है यह सबसे पश्चिमी सबसे पूर्वी स्थान है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को? वह कहा था विंसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें समुद्रगुप्त के वीरता के बारे में चर्चा किया था। और उन्होंने यही बताया था कि जो समुद्रगुप्त था वह आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। कौन? समुद्रगुप्त। और इनकी वीरता का चर्चा की गई थी। समुद्रगुप्त जो है इनके सीके बहुत सीके पर एक बीना बजाते हुए देखा गया है, यानी इनको बीना बजाना काफी पसंद था कि इनको समुद्रगुप्त को। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। बोल रहा है बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, ये भी सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, ये भी सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्य राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को भी प्रदान की, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी राइट। असत्य चुनना है तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कोई भी इसमें शामिल हो सकता था, लेकिन राजा के सेवक, चोर, दास, रोगी, जो ऋणी है, ऋणी व्यक्ति ये लोग शामिल नहीं हो सकते थे। बाकी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति या महिला या पुरुष वो शामिल हो सकते थे बौद्ध धर्म में। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 का हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। बाकी 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर 1949 को केवल और केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो टोटल 131 सीट जो है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने हैं? 545 सीट है। टोटल 545 सीट है, जिसमें केवल अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट? 47 सीट जो है वो आरक्षित की गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो अब अधिकतम आयु 65 वर्ष कर दी गई है। पहले यह 60 वर्ष था, अब बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? देखिए 1954 में भारत और चीन के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था, जो नेहरू जी के उस समय नेहरू जी किए थे, ताकि चीन से जो हम लोग का रिश्ता है वो अच्छा हो सके। लेकिन तब भी चीन जो है वो धोखा दे दिया और पंचशील समझौता को तोड़ दिया। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा जो सिद्धांत है पंचशील समझौता से नहीं, तो पंचशील का मतलब क्या हुआ? 5, ठीक है, यानी 5 सिद्धांत इसमें सम्मिलित है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करना बिल्कुल सही है, एक दूसरे के बीच शांति बना के रखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान करेंगे, ये भी सही है। नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध, ये नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय निवारण इसमें नहीं था। आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप करेंगे, ये भी सही है। तो टोटल तो यहाँ पे 3 यही हो गया, 2 और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 2 ये था कि एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना है, ठीक है, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना है, ठीक है। और ये अखंडता वाला हो गया, शांतिपूर्ण रहना है और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बनाना है और आगे बढ़ने में या लाभ कमाने में एक दूसरे को सहयोग करना है। ये था टोटल 5, ये था पंचशील समझौता में, लेकिन चाइना ने आक्रमण कर दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो वह थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे उपाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बोला केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? यह मिला था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किससे? मार्ले मिंटो। इसी के तहत जो है वह मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, ठीक है, मुसलमानों को दिया गया था इसी के तहत, जिसमें मार्ले जो थे यह भारत सचिव थे। क्या थे? मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो जो थे यह वायसराय थे उस समय भारत के। क्या थे? वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है संसद सदस्यों की निरर्हता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। इसमें कौन निर्णय लेता है इस पे? तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति इस पे जो है वह क्या लेते हैं? इस पे निर्णय लेते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ केंद्र स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो स्थापना स्थापित किया गया ओस्लो में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओस्लो कहाँ पे है? ओस्लो जो है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। और जो यह यूरोप का एक देश है, जो नॉर्वे का जनसंख्या अप्रोक्स 50 लाख के आसपास है। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय यमुनोत्तर जो है 5 राज्य से गुजरती है। यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें महाराष्ट्र नहीं आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू हो रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का नहीं पकड़ता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये है म्यांमार, इधर म्यांमार है, यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो थोड़ा सा एरिया है इतना पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का, बॉर्डर शेयर इतना करता है, इसलिए सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का करता है। उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, इसका ऐसे करते रहता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का करता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर इसकी लंबाई है अनाईमुडी। और ये किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए फेमस है? अनाईमुडी जो है यह हाथी के सिर जैसे इसका आकार है, इसके लिए भी फेमस है। हाथी के सिर जैसे इसका आकार है, इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या अथवा
मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी जो है यह अलकनंदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंदाकिनी और अलकनंदा का जो मिलन स्थल है उसको हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। और अलकनंदा और ये जो भागीरथी नदी है, ये दोनों मिलकर किसका? गंगा का निर्माण करता है। और गंगा के सबसे बड़े सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। ठीक है, और धौली गंगा भी इसका सहायक नदी है गंगा का। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है? तो जो भालकुंडा जलप्रपात है नर्मदा नदी पे नहीं बना हुआ। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट ये सब किसी नर्मदा नदी पे बना हुआ है। भालकुंडा किस नदी पे बना हुआ है? यह बीना नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? बीना नदी पे। इसको राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो इसमें जो है हरियाणा आता है। ठीक है, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो है यह भाखड़ा नांगल से जल जो है वह प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यह सिंचाई भी करता है, जल विद्युत भी करता है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है यह 740 फीट ऊंचा है। ठीक है, और इसे 1325 मेगा वाट बिजली का उत्पादन होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण जब औद्योगिक लाइसेंस नीति आया था 1991 में, तब वो शुरू हुआ था। तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरू हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1991 में। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वह नरसिम्हा राव थे। ठीक है, जून 1991 में लाया गया था। और 18 पर इसमें क्या किया गया था? 18 जो प्रमुख उद्योग थे उसके छोड़कर बाकी सब उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। यानी जो है उस बाकी और उद्योग करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एक्सचेंज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो यहाँ पे केयर CARE जो है यह इसका स्थापना जो है ये सब क्या है? क्रेडिट कार्ड को रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्थापना केयर का स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था। ओके, और उसके बाद ICRA इसका स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और CRISIL का स्थापना 1987 में हुआ था। तो सबसे पहले 3, फिर 2 और 1 हो जाएगा। 3, 2, 1 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। बोला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। और जानकी रमन समिति या शेयर घोटाले की जांच से पड़ताल से संबंधित है, भी सही है। और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, भी सही है। तारपोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं। जो तारपोर समिति है यह किससे संबंधित है? तो यह पूंजीगत पूंजीगत खाते से रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है कौन सा जो है इसमें तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो व्यापार और परिवहन ये तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवर्तन एवं संचार बैंकिंग में भी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वानिकी और मत्स्यिकी ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो केवल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतरराज्यीय व्यापार नियमन ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का क्या क्या उद्देश्य है ये जानना जरूरी है। तो क्या करता है? खदानों को समाज के कमजोर वर्ग तक वितरित करता है। ठीक है, और खदानों का वितरण सही है। खदानों का खरीद जो है ये करता है, बिल्कुल खदानों का खरीद करता है। और खदानों के बफर स्टॉक का रख रखाव करता है। खदानों की सुरक्षा करता है, ये इसका काम है। लेकिन खदानों का निर्यात ये नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? वह करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, 35 नंबर है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर
ये वस्तु लेन देन कर को सीटीटी प्रस्तुत किया गया था। तो ये 2013 और 14 के बजट में पेश किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यह शुरुआत कब हुआ था? इस द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। किसका अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत हुआ था? 1961 में। ठीक है। फेमस पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको 1991 और 92 में शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? जयशंकर प्रसाद। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह रुड़की में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में क्या है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ? पुणे में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? तो यह 1931 में प्रदर्शित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आलम आरा। और इसके निर्देशक कौन थे? आरदेसर ईरानी थे। कौन थे? आरदेसर ईरानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की जो कुल जनसंख्या है वह है 13,07,25,310। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 अक्टूबर 2023 को पेश किया गया था जातिगत जनगणना, जो 2022 की जनगणना हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? ठीक है। तो ये चुना गया है नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? प्रति वर्ष जो है वह WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम विषय है। 2023 का थीम विषय क्या? ग्रो फूड नट टोबैको। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? साक्षी कुमारी का संबंध किससे है? तो वह कबड्डी से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2023 की यहाँ पे बात किया जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 19वां यानी 19th G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह 2024 में किया जाएगा और इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। 2023 में जो 18वां हुआ था, 2023 में जो 18वां हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। वर्तमान में भारत में ICC वर्ल्ड कप भी हो रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब आर्यन सबलिंका ने जीता है। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो यह रायब कीना है, जो ये उप विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल में उप विजेता रही है। अगर पुरुष की बात किया जाए, इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या ही पुरुष की बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच जो थे वह विजेता रहे हैं। ठीक है। और स्टोफेन सिपास ये जो थे क्या उप विजेता रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? उड़ीसा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, उड़ीसा के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? वह मिस्र बना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। NBS-01 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? NBS-01 उपग्रह जो है वह किस प्रक्षेपण यान द्वारा? था GSLV F12 के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स जो है वो सोडियम का अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इधर बोल रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे तेज चलेगा। तो इसमें सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है और सबसे भारी अल्फा कण है। तो अगर देखा जाए तो वेगों के बढ़ते क्रम पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो है वह ज्यादा वेग इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस में है? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में, और अल्फा कण जो है यह भारी होगा तो इसका स्पीड कम होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, द्रव्यमान के हिसाब से देखेंगे तो सबसे भारी जो है वह अल्फा कण है
उससे हल्का न्यूट्रॉन है, उससे हल्का प्रोटॉन है और उससे हल्का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा भारी प्रोटॉन है। ठीक है, उससे ज्यादा भारी न्यूट्रॉन है, सबसे ज्यादा भारी क्या है, अल्फा कण है। लेकिन वही तो स्पीड की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, इससे कम स्पीड जो है प्रोटॉन का, प्रोटॉन से कम स्पीड न्यूट्रॉन का, और सबसे कम स्पीड किसका हो जाएगा, अल्फा कण का हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, सायांता का गुण पाया जाता है। सायांता का वो गुण द्रव और गैस में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सायांता मतलब क्या होता है, कोई भी द्रव या गैस जो है वह कितना एक्सपेंड कर रहा है, कितना दूर तक फैल रहा है, वही इसका सायांता है। सिंपल अगर आप देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। 20 से 120 दिनों का होता है इसका जीवन काल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जिससे क्या होता है, O2 या CO2 का परिवहन होता है हमारे शरीर में। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो एक स्वस्थ शरीर है जिसमें 44 से 45 लाख प्रति mm³ होना चाहिए आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। ऑटो वाहनों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है या पास्कल की सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, कौन सा है जो एक अदिश राशि है, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे अदिश राशि है वह है द्रव्यमान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संवेग, वेग और कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सब कौन सा राशि है, सदिश राशि है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है परिक्रमा के कारण। ऑप्शन बी राइट है, यानी परिक्रमा करता है, परिक्रमण के कारण। ठीक है, और ये परिक्रमण से ही क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है जो है यहाँ पे वैज्ञानिक और उसके आविष्कारक दिए हुए हैं। तो जी मार्कोनी क्या चीज का आविष्कार किए थे, तो रेडियो का आविष्कार किए थे, बिल्कुल सही है। जे एल बेयर्ड क्या चीज का आविष्कार किए थे, टेलीविजन का आविष्कार किए थे, भी सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किए थे। और थॉमस अल्वा एडिसन जो है ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे। 1 2 3 बिल्कुल सुमेलित है, 1 2 3 और 4, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जो सदैव हवा में ऊपर उठता है, नहीं, सदैव हमेशा ऊपर नहीं उठता है। हवा में केवल गुब्बारा तक तभी ऊपर उठता है जब तक उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होता है। ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के फोकस दूरी एवं ध्रुव के मध्य रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में धारा है। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, क्या इसमें से जो है उत्पाद नहीं बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, काली के रूप में कार्बन बनता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनता। ऑप्शन ए राइट आंसर। कोई भी चीज बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 या कार्बन से कार्बन प्रोडक्ट ही यहाँ पे निकलता है, नाइट्रोजन नहीं निकलता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति क्या है, तो यह क्षारीय होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, सही कथन आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये सही है, सभी धातुएं तन्य है। ठीक है, सभी धातुएं तन्य नहीं है, कुछ धातुएं द्रव फॉर्म में भी होती है, तो ये नहीं होगा। और सभी अधातुएं तन्य नहीं, बिल्कुल अधातु तन्य नहीं होता, कुछ अधातुएं तन्य नहीं, कोई भी अधातु तन्य नहीं होता। सामान्यतः धातुएं जो है तन्य होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोशिका जो है वह रिक्तियां जो है वह निर्जीव होती है, वोकल्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा। कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा नाभिक को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, धमनी और सीरा, धमनी और सीरा में रक्त का पीएच होता है। धमनी और सीरा में रक्त का पीएच क्या होता है, तो वह सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो जो समुद्री घोड़ा है यह एक मछली है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक रूप से एक मछली है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन का जो प्रतिपादन है यह बारबरा बारबरा मैकिल्टन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का जो है मात्रा के अनुसार सही क्रम बताइए। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है मानव शरीर में? सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन कार्बन पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, ठीक है। तत्वों में अगर बात करें तो 65% पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। कार्बन कितना पाया जाता है? 18% पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है 3%, फिर कैल्शियम पाया जाता है 1.4%, ठीक है। और फास्फोरस 1.1% पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पादप पादप हार्मोन के संबंध में, ये आपको बताना है। तो ऑक्सिन ऑक्सिन से जो है यह फल पकाने वाला है, ये जो है यह संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन जो है यह किस चीज से संबंधित है? तो यह पत्तियों का जो है विलगन करता है, पत्तियों का विलगन रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है ऑक्सिन। बाकी जिब्रेलिन बौने पौधे की लंबाई जो है यह बढ़ाता है, इससे संबंधित है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है, और एफसीसी एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये इससे संबंधित है, ठीक है। बाकी फल पकाने के लिए किसका? एथिलीन एथिलीन हार्मोन जो है यह फल को पकाता है, ये याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, रासायनिक परिवर्तन में कौन सा शामिल है? तो वह अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति जो है यह रासायनिक जो है यह अभी परिवर्तन में शामिल है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाकी अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और उनके बनने वाले उत्पाद के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये जो है यह भौतिक बात है, ठीक है। कोई केवल केवल संरचना में परिवर्तन होता है, नहीं नहीं, ये सब जो है भौतिक अवक्षेपण का निर्माण नहीं होता है, ये तो बिल्कुल इसमें सुटेबल नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। 73 नंबर क्वेश्चन है, जंग एक मिश्रण है, ठीक है। जंग जो लगता है लोहा में, यह क्या चीज का मिश्रण होता है? तो आपको पता है, ऑक्सीजन हवा में रखने पे और नॉर्मल ऐसे रखने पे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और जंग लग जाता है, तो Fe2O3 और FeOH3 का यह जो है मिश्रण होता है, ठीक है। और ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग जो है यह हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग। 75 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? वो समुद्री जल है, ऑप्शन सी राइट